गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते बच्चों। और आज हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोग ने वन एवं वन्यजीव संसाधन अध्याय के कुछ टॉपिकों के बारे में देखा था और इसमें बाघ परियोजना, संसाधनों का प्रकार और वितरण, और इसके बाद वन संरक्षण और समुदाय। इसके बाद हम लोग ने वनों की विशेषताएं भी पढ़ी थी और वनों के ह्रास के कारण और प्रभाव भी पढ़े थे। अब इसके बाद और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि वनों का आर्थिक महत्व, और इन आर्थिक महत्व में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि वनों से हमको इमारती लकड़ी भी मिलती है। बहुत सारे पेड़ जैसे सागौन, साल, शीशम, देवदार, चीड़ की लकड़ी वाले प्रमुख वन हैं। इसके अलावा जो प्रमुख उद्योग है जैसे कागज, दियसलाई, रबड़, लुगदी, ये सब उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उनको आसानी से मिल जाता है और प्रतिवर्ष सरकार को काफ़ी पूंजी इससे प्राप्त होती है वनों से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिसमें कत्था, रबड़, मोम, कुनैन और जड़ी बूटी है जो कि हमको वनों से मिलती है। और यदि देखते हैं तो लगभग 8 करोड़ लोगों को वनों में रोजगार मिलता है और वृक्षों के नीचे जो घास उगाती है उसको हम चारागाह के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वन्य जीवों को संरक्षण मिलता है और लाख, गोंद, बांस, बेत, कत्था, विरोजा, तारपीन का तेल, ढेर सारी जड़ी बूटियां भी हमको वनों से ही प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि वनों का संरक्षण। तो अब वनों का संरक्षण हमको कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे देखते हैं कि वनों में चूंकि हमको 2 प्रकार के लाभ तो मिल रहे हैं। कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं? एक प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है और दूसरा परोक्ष लाभ मिल रहा है। अब इसमें वनों के संरक्षण में सरकार ने भी कुछ नीतियां बनाई हैं और इसमें मानव निर्मित वनों का विस्तार किया जाए, वन से जो भी उत्पादन प्राप्त है उसको बढ़ावा दिया जाए और वन विकास किया जाए। वन निर्भर उद्योगों की आवश्यकता भी हमको देखनी पड़ेगी और इसके साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी किस प्रकार ये सहायक हो सकती है कि हम वनों का विकास कर सके। इसके लिए देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान तथा कोयम्बटूर और जबलपुर, बंगलौर में भी स्थित बहुत सारे ऐसे वन उत्पादन केंद्र हैं हमारे पास, जहां से विभिन्न वन उत्पादन और उसके विदोहन की संभावनाओं पर शोध किया जाता है। साथ में गुजरात राज्य में और उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से वनों के विकास में लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाएं भी तैयार की गई हैं। यदि हम बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम, तो यह अधिनियम 1980 में प्रारंभ किया गया था और इसकी जो डेट हम लोग को क्लियर की गई है कि 25 अक्टूबर 1980, अक्सर अति लघुत्तरीय के रूप में पूछा जाता है। तो वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। इसके बाद 1988 में इसमें संशोधन किया गया। अब इस संशोधन के अनुसार ये भी कह रहे हैं कि किसी भी आरक्षित भूमि और वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की घोषणा से पहले केंद्र सरकार का अनुमोदन लेना जरूरी कर दिया गया राज्य सरकार के लिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध में दंडात्मक प्रावधान है और इसके लिए 1988 के अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। और क्या कर सकते हैं इसमें? कौन कौन से ऐसे चीजें जिसमें चाय व कॉफी के बागान हैं, रबड़, पाम, औषधीय पौधों और गरम मसालों की कृषि इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा संरक्षण पर निगरानी के लिए 6 प्रादेशिक कार्यालय भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अब ये कहाँ कहाँ खोले गए हैं? बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलांग और चंडीगढ़ में ये खोले गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के सुझाव पर विभिन्न राज्यों और जो संघ शासित प्रदेश हैं वहां पे पर्यावरण संरक्षण परिषद भी स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। अब इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं कि वन्यजीव। अब वन्य जीवों के लिए क्या बात करते हैं हम लोग कि प्राकृतिक पर्यावरण में मिलने वाले जो विभिन्न जीव हैं उनको हम वन्य जंतु कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। और इनमें जो वितरण में असमानता दिख रही है,
भौतिक और जलवायु से संबंधित जो तत्व हैं उनके कारण इनके वितरण में असमानता है। और कहीं वन्य जीव, कहीं जलीय जंतु पाए जाते हैं। महासागर में प्रवाल, मछलियां, समुद्री जीव मिलते हैं। गुजरात में शेर, असम में गैंडा, मध्य प्रदेश में चीता, इस तरह के ढेर सारे वन्य जीव जंतु भी मिलते हैं। भारत में जैव विविधता को यदि हम देखते हैं तो लगभग जीव जंतुओं में भारत में लगभग 300 लाख जैव प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये कि 300 लाख जैव प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 14 लाख प्रजातियों का ही ज्ञान हो पाया है। और लगभग 7.5 लाख कीड़े मकोड़े और 41,000 रीढ़धारी जीव भी हैं। और 75,000 जैव प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें करीब 40,000 किस्म की वनस्पति अकेले भारत में मिलती हैं। 25,000 किस्म की तो मछलियां होती हैं, 2,000 किस्म के पक्षी होते हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में भारत में जैव विविधता मिलती है। इसके अलावा जीव संरचना की दृष्टि से हम 3 मुख्य वर्ग अलग अलग बना सकते हैं। अब कौन कौन से वर्ग बन सकते हैं? नंबर 1 में आता है उपयोगी पशु और स्तनधारी वन्य पशु, जिसमें भारत में पाए जाने वाले बहुत सारे जो स्तनधारी पशु हैं, इनमें हाथी सबसे बड़ा है, विशाल है, और असम, केरल और कर्नाटक के जंगलों में ये पाया जाता है। इसके अलावा यदि और भी हम देखते हैं तो ऊंट और जंगली गधे ये उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। और जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल का जो दलदली क्षेत्र है वहां पे ये मिलते हैं। इसके अलावा सबसे सुंदर भारत में हिरन पाए जाते हैं और इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती, जिसमें चैसिंगा, काला हिरन, चीतल और सामान्य हिरन ये मिला करते हैं। इसके अलावा जो अगला वर्ग मिल रहा है उसमें आपके आखेटक जंतु हैं, और इसमें शिकार करने के लिए और हिंसक पशुओं में भारतीय शेर का मुख्य स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर ये केवल भारत में अब मिल रहा है। इसका यदि निवास स्थान देखते हैं तो सौराष्ट्र और गिर का जंगल है। और इस प्रकार जलवायु वाले अलग अलग क्षेत्रों में इनका विकास के लिए प्रयास किए गए हैं। खास करके जो बाघ जंगली जीव है ये सबसे शक्तिशाली पशु होता है। तो ये जो प्रजातियां भारत में हम लोग ने देखी, जो 3 मुख्य वर्ग थे, पहला हम लोग ने देखा उपयोगी पशु और स्तनधारी वन्य पशु, और नंबर 2 में आता है आखेटक जंतु, और नंबर 3 में अब क्या आता है? अन्य जीव जंतु। नंबर 3 में आता है अन्य जीव जंतु, और इसमें हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्र में जंगली भेड़, पहाड़ी बकरियां, आइबैक्स है, तापिर, ये सब मुख्य ऐसे जीव जंतु हैं। साथ में बंदरों की भी अनेक प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें लंगूर मुख्य है। इस तरह और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। रंग बिरंगी पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें से हंस, बतख, मैना, तोते, कबूतर, सारस ये सभी मिलते हैं हमको। तो अब क्या है कि भारत सरकार दुर्लभ जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है, और जैव विविधता और पारिस्थितिकी जैव संतुलन में इनका प्रमुख रूप से योगदान भी है। विभिन्न परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि प्रजातियों में और वनस्पति जीव और सूक्ष्म जीवों में समूह में जैव विविधता मिलती है हमको, और इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं कि हर जगह, चाहे वनस्पतियों में देखें या अलग अलग प्रजातियों में देखते हैं। इसके अलावा जो है जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, सभी में बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और वनस्पति और जीवों का जो मिश्रण मिलता है, इस मिश्रण को क्या कहते हैं? हैविराट नीचे कहा जाता है। और दोनों के योग को क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है। किसी एक समान भौतिक विशेषताओं वाले प्रदेश में कुछ निश्चित प्रजाति और वनस्पति का जो जीवों का मिश्रण मिलता है उसको हम लोग हैविराट नीचे कहते हैं। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियों को हम लोग समुदाय कहते हैं। और क्या कहते हैं? इनमें किसी वनस्पति समुदाय में एक प्रजाति की कई संख्या वाले होते क्षेत्र में जातियां, उसे प्रजाति की जनसंख्या भी कह सकते हैं हम लोग। और क्या हो सकता है कि वनस्पति और जीव एक दूसरे पे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। और फिर इसके बाद
इसमें से दो प्रकार के चक्र होते हैं। एक होता है क्या, ऊर्जा प्रवाह, और दूसरा होता है जैव भू रसायन चक्र, जिसको हम बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, यह जैव विविधता किसी एक वनस्पति या प्रजाति के नष्ट होने पर उस पर आश्रित वनस्पति और प्रजाति भी वहां पे नष्ट हो जाती हैं, जिसमें समस्त पारिस्थितिक तंत्र वहां का क्या हो जाएगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। और किसी पारिस्थितिकी तंत्र में घास के नष्ट होने से फिर वहां पे जो भी आश्रित पक्षी हैं, छोटे छोटे खरगोश इत्यादि, ये नष्ट होने लगते हैं। और फिर वहां के जो आश्रित मांसाहारी जीव हैं, शेर चीड़ा, वो भी संकट में पड़ जाते हैं। तो और इस प्रकार जैव सुरक्षा और संरक्षण हमको करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना है हमको कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण से बहुत सारी जो जैव विविधताएं नष्ट हो रही हैं, उसके लिए सरकार ने 18 जैविक भंडार भी स्थापित किए हैं। अब कहाँ कहाँ किए हैं ये आप सामने है। नीलगिरी है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है और केरल में क्षेत्र में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नॉर्थ ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है। इसके अलावा मानस, सुंदरवन, सिमलीपाल, डिब्रू सैखो, देहांग, पंचमढ़ी, अगस्था और कंचनजंगा, अचानकमार, कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषाचलम और पन्ना, ये कुछ ऐसे जैव मंडलीय क्षेत्र हैं जहां पे जैविक भंडार स्थापित किए गए हैं और वहां संरक्षण जीवों का किया गया है। और इनके आखिर उद्देश्य क्या है, जो 18 मंडल बना दिए गए हैं, तो चुने हुए इन क्षेत्रों में जो भी वनस्पतियां होंगे, जीव और सूक्ष्म जीव होंगे, उनकी एकता को संरक्षित करना, विविधता को संरक्षित करना, साथ में शिक्षा, जन जागरण और प्रशिक्षण की उचित सुविधा बनाए रखना और पारिस्थितिक संरक्षण एवं अन्य पर्यावरणीय पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये सभी उसके उद्देश्य हैं। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी बहुत सारे कुछ कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। इनके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। और तब के लिए आप लोग अपने नोट से कंप्लीट करके चेक करा लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। तब